फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ है, नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है जिसके अंदर 19 लोग मारे गए हैं और इसको पढ़ते हैं डिटेल में। इसको कहा गया है जेनजी प्रोटेस्ट। इसके पीछे कारण क्या है कि जेनजी पॉपुलेशन जो है, यंग पॉपुलेशन जो है, वो इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। और इसके पीछे कारण क्या है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। काफ़ी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो है गवर्नमेंट ने बैन लगा दी हैं, जिसको लेकर प्रोटेस्ट चल रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट जनरेशन को हम पढ़ेंगे। एक बार जनरेशन एक्स आती है, देन जनरेशन वाई, देन जनरेशन जेड। जनरेशन एक्स का टाइम पीरियड है 1965 से लेकर 1981। जनरेशन वाई का है 1981 से लेकर 1995। जनरेशन जी का जो है, या जेनजी जिसको कहा गया, 1995 से लेकर 2010। निकनेम जो है इनको कहा गया जेन एक्स को, पोस्ट बेबी बूमर्स। और इनका एज ग्रुप जो है 41 से 55 ईयर्स है। ये टेक एक्सपोजर, इनको बहुत इतना ज़्यादा टेक एक्सपोजर नहीं था और प्री डिजिटल एरा में ये बोर्न हुए हैं। देन गवर्नमेंट स्कूल डोमिनेटेड थे इस टाइम पे, स्ट्रिक्ट टीचर थे, पनिशमेंट हार्श थी, फिर भी टीचर्स के लिए हाई रिस्पेक्ट थी, डिसिप्लिन ओरिएंटेड थे। बेसिक क्वालिफिकेशन जो थी वो सफिशेंट थी जॉब्स लेने के लिए, और इवन डिसिप्लिन रहते थे और अथॉरिटी के लिए रिस्पेक्ट रहती थी। देन जेन वाई आ गए, या मिलेनियल्स इसको कहा गया। डिजिटल नेटिव्स थे ये, इनको और मिलेनियल्स टर्म्स भी यूज होती है इनके लिए। 27 to 44 ईयर्स इनका एज ग्रुप था। इंटरनेट आ चुका था इस टाइम पे और कंप्यूटर्स भी उस टाइम पे काफ़ी ग्रो कर रहे थे। प्राइवेट स्कूल का ट्रेंड बढ़ गया, टेक्नोलॉजी यूज होने लगी क्लासरूम्स में। शिफ्ट जो था, गवर्नमेंट एज अथॉरिटी नहीं थी, एज अ फैसिलिटेटर काम कर रही थी। स्किल ओरिएंटेड थे और अडॉप्ट किया इन्होंने न्यू जॉब मार्केट को लेकर। हायर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पढ़ने लगी और नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी। अब देखोगे कि प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई थी। देन इनोवेटिव थे और करियर फोकस थे। जेनजी जो है इनको जूमर्स भी कहा जाता है। एट प्रेजेंट जो इनका करंट एज ग्रुप 10 to 26 ईयर्स है। ये स्मार्टफोन एरा में इनका बर्थ हुआ है। देन टैबलेट, सोशल मीडियाज भी हैं। इसके अलावा फुली डिजिटल लर्निंग टूल्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, टीचर एज गाइड्स हैं, मेंटर्स हैं, स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड है। देन टेक ड्रिवन है यहाँ पे। शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, मतलब एक जगह पे ऊपर पूरा फोकस नहीं रहता, मल्टीटास्किंग है इनका काम। देन कंटिन्यूस लर्निंग चलती रहती है। इंटरप्रेन्योर्स आप देखोगे इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा हैं। इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल को डिक्लेयर किया गया है फुली लिटरेट स्टेट, और हिमाचल ने ज्वाइन किया अदर स्टेट्स को, जैसे गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये चारों स्टेट्स क्या हैं, फुली लिटरेट स्टेट हैं। और ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट जो है 74% से 80.9% हो गया पिछले 13 सालों में। और इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है कि जो प्रधान है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका मानना है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है ये मेन रीज़न है जिस वजह से लिटरेसी रेट में इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। तो पैरामीटर्स देख लेते हैं, या डेफिनेशन क्या है लिटरेसी की। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया, पर्सन जो है 7 ईयर्स है उससे ज़्यादा एज होनी चाहिए, जो लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, समझ सकता हो किसी भी लैंग्वेज में, उसको लिटरेट माना जाएगा। उल्लास स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। उल्लास स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। टाइम पीरियड है इसका 2022 से लेकर 2027 तक। ये स्कीम अलाइन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। किस कौन से टारगेट के बच्चों को टारगेट किया जाएगा, मतलब यहाँ पे फोकस्ड ग्रुप है जिनकी एज 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा है और वो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली 5 कंपोनेंट है। फाउंडेशनल लिटरेसी है, मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सिखाई जाएंगी, बेसिक एजुकेशन है, वोकेशनल स्किल्स है और कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। विजन क्या है इसका कि इंडिया जन जन साक्षर बनाना है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द स्पिरिट ऑफ कर्तव्य बोध। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिसमें लर्नर्स और वॉलंटियर्स दोनों रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने विजिट किया इंडिया और एक बायलैटरल ट्रीटी साइन की है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं बेजलेल स्मोट्रिच जो है, उन्होंने मीटिंग की है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के साथ, और एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। और ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्या है मेनली इस ट्रीटी का, कि इसके अंडर एक तरह की रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट रहेंगी, कि इजराइल कंपनीज जो है इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, इंडियन कंपनीज इजराइल में इन्वेस्ट करेंगी, और ये रिप्लेस करेगी 1996 की ट्रीटी को। और ये बेस्ड है किसके ऊपर, इंडिया के न्यू मॉडल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर। देन यहाँ पे देख लेते हैं इंडिया और इजराइल के इकोनॉमिक रिलेशंस क्या हैं। बायलैटरल ट्रेड जो है $5 बिलियन पहुंच गई थी प्री कोविड एरा से, और अब 2023 में ये कितनी थी, अराउंड $7.5 बिलियन। डायमंड जो है मेनली 50% है टोटल ट्रेड का, और इंडिया जो है इजराइल का 3rd लार्जेस्ट
ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया में एंड 7th लार्जेस्ट है ग्लोबली। इजरायली कंपनीज ने काफ़ी इन्वेस्ट किया इंडिया में, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो, टेलीकॉम हो, रियल एस्टेट हो, वाटर टेक्नोलॉजीज हो, खासकर वाटर टेक्नोलॉजी में माइक्रो इरीगेशन हो, ये इजराइल से हमने काफ़ी अडॉप्ट किया टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बहुत कंट्रीज जो है वो डिस्कशन कर रही हैं कि किसी तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया जा सके। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने 1200 टन हिल्सा फिश जो है भेजी है इंडिया में अहेड ऑफ दुर्गा पूजा। ये बांग्लादेश अक्सर भेजता आ रहा है, शेख हसीना जब उनकी प्राइम मिनिस्टर थी तब से ये ट्रेंड चला आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है हिल्सा के बारे में, इस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि हिल्सा क्या है, बेसिकली फिश है, बर्ड है, क्या है। तो एक स्पीशीज है फिश की जो हेरिंग फैमिली से बिलोंग करती है, क्लपेडिडे, और इलिश भी इसको कहा जाता है। कल्चरल एंड कुलिनरी सिग्निफिकेंस है, मतलब खाने वगैरह में काफ़ी यूज़ की जाती है इस फिश। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, मेनली एस्चुरीज में मिलती है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार एंड पर्शियन गल्फ में। हिस्टोरिकली माइग्रेटेड कहाँ पे हुई थी माइग्रेट, इलाहाबाद प्रयागराज में, बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम में। ये सॉल्ट वाटर फिश है बट अब फॉर फ्रेश वाटर में आ सकती है ये। मेजर ब्रीडिंग कहाँ पे होती है इस फिश की, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स में, ये आपने याद रखना है। और बांग्लादेश जो है ग्लोबली 70% जो फिश प्रोडक्शन है हिल्सा की वो बांग्लादेश करता है। देन नेशनल फिश भी है बांग्लादेश की और नेशनल प्राइड भी है इनका। और वैरायटीज अलग अलग है, गंगा में अलग वैरायटी है, हुगली, महानदी अलग अलग वैरायटीज मिलती हैं। IUCN स्टेटस क्या है, वो है लीस्ट कंसर्न, ये आपने याद रखना, IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट है सेंटर ने अप्रूव दिया है, सेंटर का एक पैनल बनाया गया था जिसने नोट दिया, अप्रूव दिया है टू असेस इम्पैक्ट ऑफ रॉक फॉस्फेट माइन, कि रॉक फॉस्फेट जो माइनिंग की जाएगी उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है बस्टर्ड हैबिटेट के ऊपर। तो रॉक यहाँ पे क्या था बेसिकली कि फॉस्फेट की माइनिंग करनी थी, जो फॉस्फेट रॉक्स होती हैं उसकी माइनिंग करनी थी। और 400 हेक्टेयर जो एरिया है यहाँ पे एक तरह से अलॉट किया गया था, पोटेंशियल जिसको माना गया था कि यहाँ पे फॉस्फेट माइनिंग की जाएगी। बट ये पोटेंशियल एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट जोन भी था, तो इसको लेकर कहा गया कि बर्ड की पॉपुलेशन को खतरा हो सकता है, तो इसलिए क्या की जाए, पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जाए। इसके अंडर क्या होगा, बेसिकली ये एक्सेस किया जाएगा कि अगर माइनिंग करते हैं तो इसका इकोसिस्टम के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर और इस बर्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपने याद रखना है। डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। साइंटिफिक नेम है एरिडोटिस नाइग्रिसेप्स और हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में से एक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलता है। 100 से 150 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है सिर्फ, 100 अकेले थार डेजर्ट में है। ड्राई ग्रासलैंड ये प्रेफर करता है, स्क्रबलैंड प्रेफर करता है। लार्ज बर्ड है, हॉरिजॉन्टल बॉडी है, ठीक है। इसके अलावा मेल एंड फीमेल्स जो है सिमिलर साइज के रहते हैं। लार्जेस्ट इंडिविजुअल का वेट जो है 15 किलो तक जा सकता है। ब्लैक क्राउन है इसका और फोरहेड जो है वो पेल येलो कलर का है। देन ब्राउनिश बॉडी है। ब्रीडिंग जो देखोगे तो ब्रीडिंग कब होती है इनकी, मॉनसून सीजन में। फीमेल जो है ओपन ग्राउंड पे एग ले करती है, जैसे होता है ना कि अलग अलग बर्ड्स जो अलग अलग टाइप और अलग अलग एरिया में बर्ड एग ले करते हैं, तो ये कहाँ पे ले करते हैं, ओपन ग्राउंड में। लाइफ स्पैन इनका रहता है 12 से 15 साल। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और शेड्यूल 1 में आते हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, एंड अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं रेड सी केबल कट्स जो है यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली रेड सी में जो केबल इंटरनेट केबल्स हैं उसके ऊपर कट लगे हैं और इसकी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। पढ़ लेते हैं डिटेल में। और यहाँ पे रेड सी का जो मैप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड सी में बेसिकली आपने पहले याद रखना है कौन कौन सी आसपास की कंट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, अरीशिया है, येमेन है। तो ये कंट्रीज आपने याद रखनी है। जाइबूटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डरिंग कंट्री, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, येमेन, सूडान, अरीशिया, जिबूटी। इसको आप ऐसे भी याद रखते हो, DESSEY, डेसी, दैट इज जिबूटी, अरीशिया, इजिप्ट, अरीशिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट एंड वाइसे येमेन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और रेड सी है क्या, बेसिकली एक इनलेट है इंडियन ओशियन में, सिचुएट करता है बिटवीन द अफ्रीका एंड एशिया। नैरो वाटर बॉडी है। इसके अलावा लिंक करती है इंडियन ओशियन से वाया बाब एल मंडाब स्ट्रेट। बाब एल मंडाब स्ट्रेट जो है ये आपने याद रखना है। इसके अलावा कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ एडीन को। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ काबा एंड गल्फ ऑफ सुएज। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, यह है सिनाई पेनिनसुला। इसके अलावा और इस न्यूज में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा वीडियो लेक्चर। आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।